क्या बात है? आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। व्यंग से सुमित ने कहा। तो रेवा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। सुमित रेवा के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और एकदम उसके पास जाकर बोला, रेवा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। रेवा ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बॉब कट बालों को झटकती हुई बोली, चलना क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूँ। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है रेवा? खबरदार जो ऐसी बात की सुमित। तुम्हें क्या पता सफलता का नशा क्या होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था आज तक वहीं चिपके बैठे हो। क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेने नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए इमीडिएट बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। सुमित का इल्ज़ाम सुनकर रेवा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिरर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको सुमित। तुम्हारे जैसा फेलियर इंसान मेरे लायक है ही नहीं है। ना तो तुम मुझे वह प्यार और खुशियाँ दे सके जो मैं चाहती थी और ना खुद को ही किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रेवा। बस मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे। मैं तैयार हूँ सुमित, तुम कागज़ बनवाओ, हम अपनी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं यह सोचकर डरती थी कि हमारी बच्चों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतने बड़े और समझदार हो गए हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। रिया को हॉस्टल भेज देंगे और आरव मेरे साथ रह जाएगा। तो ठीक है रेवा, मैं तलाक के कागज़ तैयार करवाता हूँ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि सुमित और रेवा की बेटी रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रेवा उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटा बेटा आरव रो रो कर कह रहा था, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे में कई दफ़ा रिया दी सर दर्द की गोली खाती हैं। 1-2 बार तो मैंने इन्हें चक्कर खाकर गिरते भी देखा था। रिया दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ ना बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी फ्रेंड ने फ़ोन पर बताया कि वे स्कूल में बेहोश हो गई हैं। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही पर मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दिया। यह सोचकर रेवा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा सुमित भी अस्पताल पहुंचा। रेवा ने सवाल किया, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं ऑफिस छोड़कर नहीं भागती तो पता नहीं रिया का क्या होता। वह दरअसल तलाक के कागज़ फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गई मेरी बच्ची। अगले दिन तक रिया की सारी रिपोर्ट आ गई। रिया को ब्रेन ट्यूमर था। यह खबर सुनकर सुमित और रेवा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को और किसी बात का होश ही नहीं रहा। रिया के ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। काट कर ट्यूमर निकाल दिया गया। रेडिएशन थेरेपी भी दी गई। रेवा ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुपए पानी की तरह बहाए। रिया को काफ़ी लंबा वक्त अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल आना जाना लगा ही रहा। करीब 2 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर का ग्रोथ शुरू हुआ तो तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में रिया काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सुमित और रेवा का पूरा ध्यान रिया को पहले की तरह बनाने में लगा हुआ था। रेवा का रिश्ता अभी भी अपने प्रेमी अजय के साथ कायम था। सुमित अभी भी रेवा से नाराज़ था। दोनों के दिल अभी भी टूटे हुए थे, मगर दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया था। दोनों के लिए ही रिया की तबीयत पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो
रिया की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 4 साल बीत गए। अब तक रिया नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। सुमित और रेवा की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी, मगर दोनों के दिल में जो फांस चुभी हुई थी उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इसी बीच सुमित के जीवन में एक परिवर्तन जरूर हुआ था। उसने अपने दर्द को गीतों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया। उसकी गायकी लोगों को काफ़ी पसंद आई और देखते ही देखते उसकी गिनती देश के काबिल गायकों में होने लगी। सुमित को अब स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी छोटे मोटे ऑफर मिलने लगे। नाम के साथ साथ पैसे भी मिले और रेवा के तेवर कमजोर हुए, मगर अजय के साथ उसका रिश्ता वैसे ही कायम रहा और यह बात सुमित को गवारा नहीं थी। इसलिए एक बार फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। सुमित ने फिर से तलाक के कागज बनने को दे दिए, मगर दूसरे ही दिन रेवा की माँ का फ़ोन आ गया। रेवा की माँ अकेली दिल्ली में रहती थी। बड़ी बेटी रेवा के अलावा उनकी एक बेटी और भी थी जो विदेश में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में रेवा ही उनके जीवन का सहारा थी। बड़े दर्द भरे स्वर में उन्होंने रेवा को बताया था, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कैंसर हो गया है जो अभी सेकंड स्टेज में है। माँ, यह क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ बेटी, आजकल बहुत कमज़ोरी रहती है, ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात करूँगी। यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का दौर शुरू हो गया। सुमित अपनी सास की काफ़ी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाज़त कभी नहीं देगी। इसीलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी सुमित अब खुद ही काफ़ी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि रेवा कहाँ है और क्या कर रही है। रेवा ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज शुरू करा दिया। वह खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। इस वजह से अजय के साथ वह अधिक समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में अजय ही 2-3 बार घर आकर रेवा से मिल चुका था। माँ समझ गई थी कि अजय के साथ रेवा का रिश्ता कैसा है और यह बात उन्हें बहुत ज़्यादा अखरी थी, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। सुमित के लिए उनके मन में सहानुभूति थी, मगर वह यह सोचकर चुप रह जाती कि सुमित और रेवा दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, इन्हें ज़िंदगी कैसी जीनी है, इसका फैसला भी इनका खुद का होना चाहिए। सुमित को संगीत के सिलसिले में अक्सर दूसरे दूसरे शहरों में जाना पड़ता और इधर पीछे से माँ की देखभाल के साथ साथ रेवा अजय के और भी ज़्यादा करीब होती गई। करीब 3 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन रेवा बहुत रोई, पर सुमित एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुंबई में था। रेवा ने अकेले ही माँ का क्रियाक्रम कराया। अजय ने जरूर मदद की उसकी। रेवा को इस बात का काफ़ी मलाल था कि खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर सुमित दौड़ा हुआ आया क्यों नहीं। सुमित के आते ही वह उससे इस बात पर झगड़ने लगी तो सुमित सीधा वकील के पास निकल गया। जल्द से जल्द तलाक के कागज़ बनवाकर वह इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर लौटा तो अंदर से आ रही आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और रेवा चीख रही है, नहीं रिया, तू ऐसा नहीं कर सकती। अभी उम्र ही क्या है तेरी? आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी करना क्यों चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए क्या? पर मम्मा, आप यह क्यों भूलते हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करते हो। हमने तो कुछ नहीं कहा ना आपको। आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं। फिर मेरे फैसले पर आप इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत कर मेरी बच्ची। मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी
वह भी एक विवाहित से। मनीष विवाहित है मम्मा, पर मेरी खातिर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देगा। 2-3 महीने के अंदर उसे तलाक मिल जाएगा। तलाक के कागजात उसने सबमिट करा दिए हैं। पर बेटा, यह तो समझने की कोशिश कर, तू एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है और तेरा मनीष एक दलित युवक। नहीं नहीं, यह संभव नहीं मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना जरूरी है। मनीष का परिवार और रस्मों रिवाज सब अलग होंगे, तू नहीं निभा पाएगी। पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक थी ना, एक हैसियत, एक दर्जा, एक से ही रस्मों रिवाज, मगर आप दोनों तो फिर भी नहीं निभा पाए ना, तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटी का जवाब सुनकर रेवा स्तब्ध रह गई। सुमित को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात शूल की तरह चुभ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कब उसकी बच्ची इतनी बड़ी हो गई थी कि उन दोनों की भूल समझने लगी थी, और सिर्फ समझ ही नहीं रही थी बल्कि उसी भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थी। सुमित अचानक लड़खड़ा सा गया। जल्दी से दरवाज़ा पकड़ लिया। रिया और मनीष घर से बाहर निकल गए थे। रेवा अकेली बैठी रो रही थी। सुमित धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिए। रेवा ने कांपते हाथों से वे कागज उठाए और अचानक ही उनको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लपककर सुमित के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, सुमित, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोलकर रख दिया। मैं मानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि वे अपना रास्ता न भटक जाएं। रेवा की बात सुनकर सुमित ने भी सहमति में सिर हिलाया और तलाक के कागजात के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। अब उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। साधना जी अपनी बेटी चारू को अचानक शाम को अपने घर आए हुए देखकर पूछती है, अरे चारू बेटा, तू यहाँ अचानक और इस वक्त क्या कर रही है? और तेरे ससुर सुरेंद्र जी घर पर अकेले हैं ना? चारू चिढ़ते हुए बोली, हाँ मैं। और क्या इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? साधना जी बोली, अरे कैसी बातें करती है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि भाई साहब कहीं गए हुए हैं क्या? मेरा मतलब किसी के यहाँ। चारू ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब परेशानी ही खत्म कर दी है। साधना जी बोली, कैसी परेशानी चारू बेटा? चारू के पिता आलोकनाथ जी, जो कि अभी ड्यूटी से लौटे थे, घर में घुसते हुए चिंतित स्वर में बोले, सुरेंद्र भाई साहब ठीक तो है ना? चारू ने दुखी मन से कहा, पापा, बाबूजी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बात बात पे मुझे ताने देकर कोसते रहते थे। सोचा था सुधीर के जाने के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही खत्म कर दिया। क्या किया चारू तुमने सुरेंद्र भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से आलोकनाथ जी चिल्लाते हुए बोले, पापा, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है, बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते, बस सुरेंद्र भाई साहब की रट लगाए हैं। चारू बेटा, आखिर बात क्या है? साधना जी बीच में बोली। चारू की आंखों से आंसू उमड़ आए। वह बोली, माँ, आप जानती हो ना, सुधीर जी के जाने के बाद मैं घर नौकरी के साथ साथ अपने पिता समान ससुर जी की देखभाल भी करती थी, पर जब देखो तब वे मुझे ही ताने देते रहते थे। कल बाबूजी बोले, मेरे दो दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा, बाबूजी, दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन जब दूध लेकर वापस आई तब तक आपके दोस्त चले गए थे।
मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो वे मुझ पे ही बिगड़ पड़े और कहने लगे, तुम झूठ बोलती हो, मेरा कोई भी काम करना अब तुम्हें भारी लगता है, इसीलिए बहाने बना देती हो। मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी तुमसे नहीं हो पाता। इससे तो अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम चला जाता हूँ, वहाँ अच्छे से रहूँगा और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करूँगा। माँ, उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। जितनी उनकी पेंशन आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से यह बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किचकिच, बस मैंने भी सुना दिया। तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी जिंदगी किसी वृद्धाश्रम में रहेगी। माँ पापा, मैं भी अब उनके रोज रोज के तानों से थक चुकी थी, तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया था, हाँ चले जाइए, आपको किसने रोका है? आपके जाने से मुझे कुछ तो शांति मिलेगी। बस वे इसी फिराक में थे। उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया चारू बेटा? कल जब वापस घर गई तो तुझे उनकी कमी महसूस नहीं हुई क्या? क्या घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल हम भी तुझे बस बोझ लगेंगे। चारू की माँ साधना जी बोली। चारू आलोकनाथ और साधना जी की ओर देखने लगी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम से शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, चारू एक गिलास पानी मुझे भी दे दे। जी बाबूजी। मगर वहाँ कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए थे। फिर आलोकनाथ जी ने कहा, तुझे पता भी है सुरेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? उन्होंने मुझे पहले ही बताया था। उन्होंने कहा था कि चारू मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है। एक पिता होकर अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं करने दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं आलोक जी? मेरी कुछ सुने तब उसे समझाओ ना। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी है, और शायद इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। ये सब सुनकर चारू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे भगवान, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। कहते हुए चारू तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा तो लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद एक बेटी अपने पिता के गले लगी हो। चारू लगातार रोए जा रही थी और कह रही थी, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। उधर से सुरेंद्र जी भी रोए जा रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। इतना कहकर सुरेंद्र बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी चारू उनको तो कभी सुरेंद्र बाबू चारू की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर पर खड़े आलोकनाथ जी और साधना जी भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। आलोकनाथ जी ने सुरेंद्र जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। साधना ने चारू को गले लगाया और कहा, बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। तुम बहू और बेटी दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हो। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।